नमस्कार। हमारी आज की शख्सियत वार्ता के इस अंक में पवन वार्ष्णेय है। पवन वार्ष्णेय जो बहुत युवा नौजवान और लीगल फील्ड के बड़े बेहतरीन जानकार हैं, जिनका बिहार एपीओ में 2022 में सिलेक्शन हुआ, लेकिन उनका पढ़ने पढ़ाने का जो जुनून था, टीचिंग का जो उनका पैशन था, जो उनका शौक और जज्बा पढ़ने पढ़ाने को लेकर के रहा, उन्होंने अपने आप को सिर्फ बिहार के एपीओ तक सीमित रखना उचित नहीं समझा और जो उनका पहला जुनून था पढ़ने और पढ़ाने का, एकेडमिक्स का, टीचिंग का, उसको उन्होंने जारी रखने का फैसला किया और 2019 से ही वो लगातार जुडिशियल सर्विसेज में, एपीओ में, लॉ, क्लैट इन तमाम चीज़ों की प्रिपरेशन कराते रहे। हालाँकि पढ़ाना तो उन्होंने 2014 से ही शुरू कर दिया था, जब वो खुद बाकायदा स्टूडेंट थे और लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद से वो लगातार जुडिशियल सर्विसेज, एपीओ और लॉ से जुड़े तमाम एग्जाम्स में स्टूडेंट्स को गाइड करते रहे। और अब जब वो वैद आईसीएस के प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं और यहाँ पर उनका एक नया बैच अब शुरू होने जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद एक बड़ा अच्छा फैसला, बहुप्रतीक्षित निर्णय सुनाया, जिसमें कि जो पीसीएसजे के लिए अनिवार्यता थी 3 साल की प्रैक्टिस करने की, उसको थोड़ा डाइल्यूट कर दिया और कहा कि 1 साल की प्रैक्टिस ज़रूरी होगी, वो भी अप्रैल 2027 से वो नियम लागू होगा। उसके पहले जितनी वैकेंसीज़ के नोटिफ़िकेशन आएँगे, उसमें 1 साल की अनिवार्यता भी नहीं रहेगी और 2027 अप्रैल के बाद जो नोटिफ़िकेशन जारी होंगे, उसमें 1 साल की प्रैक्टिस और उसके बाद 1 साल जुडिशियल ट्रेनिंग एकेडमी और 1 साल में 6 महीने डिस्ट्रिक्ट जज और 6 महीने हाई कोर्ट जज के साथ उन्हें लॉ की ट्रेनिंग क्लर्कशिप के रूप में करनी पड़ेगी। इन्हीं तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज की शख्सियत हमारे वार्ता के इस अंक में श्री पवन वार्ष्णेय के साथ। पवन, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत मुझे लखनऊ बुलाने के लिए। मुझे लखनऊ वैसे भी पर्सनली भी पसंद है हाँ, और बाकी सर वेद आईएएस के बारे में मैं काफ़ी टाइम से जानता भी हूँ। मेरे क्योंकि फ्रेंड ने मुझे यहाँ के बारे में बहुत पहले बताया था, जब वो मेरे साथ ही उन्होंने बिहार एपीओ का मेंस देखा था। अच्छा। जी, जी। बट अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया था, वरना अब भी साथ ही होते, वो हो सकता है कि मतलब पोस्टिंग में भी साथ ही रहते। पर बहुत अच्छा मतलब उनसे मेल मिलाप हो गया था। अब लखनऊ वाले लोगों से मेल मिलाप हो जाता है जल्दी। नहीं, अलीगढ़ और लखनऊ की थोड़ी संस्कृति और एक दूसरे से जुड़ना आसान होता है, बिल्कुल सर, मिलना-जुलना। बिल्कुल। तो और वो आज भी आपके दोस्त हैं, ज़रूर हैं। हाँ, बस आप लोग अभी प्रोफ़ेशन में एक-दूसरे के साथ नहीं हैं। जी, जी। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अपने लाइफ़, अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि लॉ को ही आपने अपना करियर क्यों चुना और कब से चुना? और 5 ईयर लॉ जैसे कि मेरी जानकारी है आपने किया। जी। तो ग्रेजुएशन में लॉ का सब्जेक्ट लेकर ग्रेजुएशन करने के लिए क्यों ख़्याल आया, कैसे आया? अ, अगर सर रियलिटी की बात करी जाए, है हाँ। ना? मैं मतलब रियलिटी की बात करूँगा। नहीं, रियलिटी की ही बात जी, जी, करें। जी। तो इसमें सर आप ये मान के चलिए कि आज से 10-12 साल पहले, मतलब जब लॉ में मैंने एडमिशन लिया, तो यानी कि मेरी 2013 12-13 में 11-12 जब रही, तब अ, अलीगढ़ और अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र में मतलब जो भी ऐसे शहर थे जो मतलब ये मान के चलिए कि 2 ही चीज़ जानते थे, जी। पेरेंट्स भी और बच्चे भी, एक आईआईटी और हुँ, दूसरा मेडिकल। हुँ, तो मैं भी कहीं न कहीं उसकी तैयारी कर रहा था, बट अगर मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताऊँ तो मेरा मैथ इतना अच्छा उस वक़्त नहीं था। हुँ। तो मैथ अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने तो पीसीएम आईआईटी का तो लिख दिया। ड्रॉप आउट हो जाना अपने आप ठीक है। बिल्कुल सर। तो फिर मैंने सोचा कि लॉ तब क्या था कि लॉ बहुत ही कम लोग ऑप्ट करते थे, बट क्योंकि अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहाँ की फैकल्टी ऑफ लॉ हमेशा से टॉप 10 में रही है हाँ, रही है। इंडिया में। तो कहीं न कहीं अलीगढ़ के शहर में मुझे रहने का ये फ़ायदा मिला कि मैं उस चीज़ से भी थोड़ा बहुत अवेयर था कि हाँ, ये कोर्स भी एक होता है। आपको एक जैसे जानकारी के लिए बताऊँ, एएमयू में फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जब लॉ जी, जी सर। पढ़ाते जी, थे, जी, जी। तो रेगुलर वैद आईसीएस में वहाँ की क्लास लेते रहे अच्छा सर। और उनसे मतलब ये काफ़ी पुरानी बात हो गई है। जी, जी सर। जब वो नालसार के वीसी बने और उसके तमाम और साथ मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात है
98-99 की, जब वो लगातार यहाँ पर क्लास लेते रहे और मैं भी कई बार वहाँ जो रेज़िडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम होता रहा है, आरसी। आरसीए, उसमें मैं जाता रहा हूँ। तो बड़ी वाक़फ़ियत रही है मेरी अलीगढ़ मुस्लिम अच्छा, अच्छा, अरे यूनिवर्सिटी वाह! से। बहुत बढ़िया। और चूँकि आपने एएमयू के लॉ फैकल्टी की बात कही, तो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का नाम याद आ जी, गया। जी, बिल्कुल सर, और याद आना भी चाहिए सर। अभी हाँ, अभी तो वो पटना में वाइस चांसलर हैं एनएलयू पटना के। वो मतलब अभी बीच में नलसार के जब वो वाइस चांसलर थे, उसके बाद वहाँ से जब वो आए थे, तो वो एएमयू में कुछ वक़्त उन्होंने दोबारा फिर पढ़ाया। मतलब वो प्रोफ़ेसर तो एएमयू के ही हैं, हाँ, है ना? वो पर अभी फिर दोबारा से वो एनएलयू पटना के वाइस चांसलर हो गए, तो वहाँ चले गए। तो पटना में मैं जब गया था तो मतलब मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं उनसे मिलूँ, पर हो नहीं पाया। तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब पटना जाऊँ तो ज़रूर उनसे अगली बार ज़रूर आप मिलूँगा जब फिर। जाएँगे तो मुलाकात होगी। जी, जी सर, हाँ, बिल्कुल। तो सर यही था कि थोड़ा-सा जब लॉ की मैंने तैयारी करनी स्टार्ट करी, तो जब लीगल के सब्जेक्ट पढ़ने स्टार्ट करे, तो उनमें ऑटोमैटिकली सर इंटरेस्ट मेरा डेवलप होने लगा। मतलब जब चीज़ों को डेली लाइफ़ से जोड़ के हम देखने लगते हैं। अब क्या है कि जब बहुत प्री मैच्योर स्टेज होती है किसी को, मतलब जब लॉ की बच्चा तैयारी कर रहा होता है, तब उसे सबसे ज़्यादा लगता है कि मेरे को अब बहुत लॉ आ गया। तो वो हर चीज़ को लॉ से ही जोड़ के देखता है। हुँ। बाइक पे जा रहा है ना? तो बाइक पे जा रहा है, पुलिस ने रोक लिया, तो वो उसे फंडामेंटल राइट अपने याद आते हैं। पूरा लॉ पढ़ने के बाद वो उससे बहस नहीं करेगा, बट हाँ, लॉ की तैयारी जो बच्चा करता है, उसे लॉ में बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। हुँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें देखने लगती हैं कि हम तो यहाँ हमारे आपके करेंगे। ज़िंदगी के डे टू डे डेवलपमेंट से बहुत जुड़ा हुआ है, नज़दीक है लॉ। जी, जी सर। हाँ। तो इस यही देख के मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो फिर उसकी वजह से पढ़ने में रुचि लगातार बढ़ती गई। अब क्योंकि मैं पहले क्या था कि ट्यूशन में 10th क्लास से ही ट्यूशन पढ़ा रहा था। मतलब पढ़ाने का शौक पता नहीं कैसे मुझे बहुत स्टार्टिंग से है। तो 12th क्लास के बाद जब मैंने एग्ज़ाम दिया तब कहीं न कहीं ये एग्ज़ाम देने के बाद ही और रिज़ल्ट से पहले ये मतलब मेरे मन में अंदर ही अंदर ये था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। अब क्योंकि वहाँ पर मैं एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल की वहाँ पर उस समय 40 सीट थी, हुँ। 40 सीट्स थी। बट मुझे कहीं न कहीं कट ऑफ जो लास्ट ईयर की कट ऑफ को एनालाइज़ करके मुझे कहीं न कहीं ये लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि मुझे पढ़ाने का शौक था, मैंने कहा एडमिशन तो हो ही जाएगा। तो मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में खोला, पाठशाला क्लासेस के नाम से। वहाँ पे मैंने लॉ एंट्रेंस पढ़ाना स्टार्ट किया अपने फर्स्ट ईयर। क्या बात! तो मैंने पढ़ाया, स्टार्टिंग में थोड़े बहुत बच्चे आए, उसमें से सिलेक्शन बहुत अच्छे हुए। मतलब आप मान के चलो पहली साल में 19 बच्चे मैंने पढ़ाए पूरी साल में, हाँ, जिसमें से 7-8 बच्चा एएमयू में सेलेक्ट हो गए। तो मोर देन 50% हाँ, या तो ऑलमोस्ट मैं 50%? जी सर, तो मैं सेकंड ईयर में था, फर्स्ट ईयर में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे थे। फिर ऐसे ही सेकंड ईयर में पढ़ाए मैंने, थोड़े और बच्चे बढ़े। हाँ, तो मैं थर्ड ईयर में जब आया तो फर्स्ट और सेकंड ईयर में मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हाँ। वहाँ पर थे। फिर जब मैं फैकल्टी से निकला मतलब लॉ करके, तो सर अप्रॉक्सिमेटली 200 बच्चा मेरा पढ़ाया हुआ उस फैकल्टी में उस वक़्त मौजूद था, जिस वक़्त मैं 5th ईयर में था, क्या बात है! लास्ट ईयर में। बहुत बढ़िया। तो सर बाकी उसके बाद जब मेरी लॉ कंप्लीट हो गई तो मैंने फिर इस चीज़ को और एक्सपेंड अपनी टीचिंग को करना चाहा, तो मैं जुडिशरी की मैंने स्टार्ट करी क्लासेस। अभी रिसेंटली सर हमारे इंस्टीट्यूट से जम्मू कश्मीर में अभी रैंक 37 एक बच्चे का आया है। अभी रिसेंटली जो इससे पहले बिहार हुआ था उसमें एक बच्ची का रैंक 30 आया है। डीजीएस में भी मैंने रिसेंट अभी जो रिज़ल्ट आया डीजीएस का दिल्ली जुडिशरी का, उसमें भी मैंने एक रैंक दिया 30। बहुत बढ़िया। तो फिर अब एपीयू के आए, तो मतलब ऐसे करते-करते, पढ़ाते-पढ़ाते जो है बहुत सारे मतलब बच्चे जुड़ते गए। अब बच्चे जुड़ते गए तो मुझे भी पढ़ाने में और मोटिवेशन मिलता गया। बीच में सर और मैं एक और बात मन की बताऊँ आपको कि बीच-बीच में बच्चे होते हैं हर तरह के, है हुँ, ना? अब कुछ मतलब होते हैं, कुछ मतलब बच्चों को ब्रेन वॉश करने वाले भी कुछ लोग होते हैं। तो बहुत मतलब ऐसा कानों में कभी-कभी आता था कि अरे! इनका खुद का नहीं निकला इस वज़ह से पढ़ा रहे हैं। हाँ, हालाँकि ना निकलने से, सिलेक्शन होने, ना होने से पढ़ाने पे कोई भी प्रभाव ना नहीं मेरे पड़ रहा पहले है। आया, ना बाद में आया, सेलेक्ट होने के बाद भी। पहले भी मैं उतनी एफ़र्ट से और वैसे ही पढ़ाता था, अब भी वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, बस पढ़ाने की वज़ह से इम्प्रूवमेंट होता रहता है। तो ज़ाहिर-सी बात है इस देश में जितने बड़े नामी-गिरामी टीचर हुए हैं, वो कोई सिविल सर्वेंट या जज तो नहीं रहे नहीं, हैं। नहीं, नहीं। और जो जज या सिविल सर्वेंट रहे हैं, वो ज़्यादा बड़े अच्छे टीचर रहे हों, ऐसा भी नहीं है। हाँ।
तो पढ़ाना एक अलग गुण है हाँ, वो और अलग चीज़ है, बट फिर भी जजशिप या सिविल सर्वेंट होना एक तो अलग बात है। अब मुझे ये बात पता थी, पर फिर भी कहीं न कहीं दिल में एक वो रहता है कि यार, ये सामने वाला अगर कोई पर्सन है, वो ये बात बोल रहा है, तो भले ही आप कितने भी मैच्योर हो, कहीं न कहीं वो बात आपको टच करती है। बुरा लगता है, भले ही वो 1 मिनट के बाद हट जाए, पर बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंसान को लगता है कि यार ये कैसे बोल रहा है। तो मैंने फिर पेपर दिया, यूपी जुडिशरी दिया। मैंने कि लाओ, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो स्ट्रैटेजीज़ मैं सर, ये इस चीज़ का मतलब ये एश्योरिटी बच्चे को देता हूँ कि मैं मेंस आसान बना दूँगा। हुँ, मेंस बच्चों को बहुत हुआ, बहुत बड़ा लगता है, मैं मेंस आसान बना देता हूँ सर। ठीक है, मतलब जितना मैं मतलब मैंने यूपी जुडिशरी दिया, उसका प्री मैंने क्वालीफाई किया। मैं जितना पढ़ा था, उसका 1/4 भी मैं मेंस में नहीं पढ़ा, मैंने मेंस भी क्वालीफाई किया। हुँ, मेंस मुझे पर्सनली आसान लगता है ना? और मैं ये पहले समझता था कि यार ये स्ट्रैटेजी ऐसा ना हो कि हवाई हो। हुँ। मतलब केवल मेरे ही दिमाग में ये बना हुआ हो कि भैया मेंस आसान होता है और इसमें बस ऐसे कर लो तो सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं न कहीं वो भी चेक हो गई, हाँ, मेंस भी क्वालीफाई हुआ। फिर इंटरव्यू में अनफॉर्च्यूनेटली 9 नंबर से मेरा रह फाइनल गई। सिलेक्शन रहा। बिहार एपीओ भी लगा हुआ था, हुँ, उसका भी प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ। फिर मुझे मेंस आसान उसका भी लगा, उसका भी मेंस क्वालीफाई हुआ, बट फॉर्च्यूनेटली वहाँ पर मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 वहाँ पर आई। तो वहाँ पर सिलेक्शन हो गया, पर इंटरव्यू देने से पहले ही मैं अपने बच्चों को ये आश्वस्त करके गया था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट आप ये मत सोचना कि मैं वहाँ जॉइन करूँगा या जाके करूँगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा ही। हाँ। और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने सिलेक्शन के बाद मैंने उसे ना ऑप्ट करके पढ़ाना ही ऑप्ट किया। तो बिहार एपीओ में आपका 2022 में हुआ सिलेक्शन? 2022 में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद से सर ये जो कभी-कभी ये जो उड़ती-उड़ती किसी न किसी के मुँह से ये सुनाई आता था कि इनका नहीं हुआ इसलिए पढ़ा रहे हैं, वो फिर उसके बाद से कभी नहीं ये सुना सर। ये जो एक दाग लग रहा था वो अब मिट गया। वो मिट गया सर। बाकी ये है कि तो आपको ऐसा नहीं लगा कि आप बिहार एपीओ में 2022 के एग्ज़ाम में सिलेक्शन पा चुके हैं, तो एक अब एक स्टेबिलिटी आ जाती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब सब लोग चाहते हैं मिल जाए और उसके बाद आप जजशिप की तैयारी करते रहते, एक नौकरी में आ जाते, तो ये जो पढ़ाने को लेकर के ख़ास तौर से प्राइवेट सेक्टर में, कोचिंग फील्ड में, जहाँ इतनी अस्थिरता है, असुरक्षा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, बैच बनेगा, नहीं बनेगा, बच्चे पढ़ने आएँगे, नहीं आएँगे, 3 ईयर का जजमेंट आ गया तो पूरा पीछे का बैच ही लगभग वॉश आउट हो गया वॉश था। आउट हो गया था। तो ये जो अनिश्चितताएँ हैं, हाँ सर, अनसर्टेनिटीज़ मतलब हैं, उससे कोचिंग बेहतर तो था कि एक नौकरी मिल गई, अब आगे कंटिन्यू बिल्कुल करें। सर, ये चीज़ तो मैं तो स्टार्टिंग ये से देख रहा जोखिम हूँ। उठाने की आपने कैसे सोची? सर कोचिंग का बिल्कुल सही कहा, हर साल आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना हाँ, है। एक बैच आएगा, पढ़ के निकल जाएगा, फिर ज़ीरो पॉइंट पे आ जाओगे। तो ये तो मेरी जब मैं 2000 भई यहाँ तो हर बार कुआँ खोदना है, हर बार पानी पीना है। हाँ, 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2000 सिलेक्शन मेरा 22 में हुआ, तो 2014 से 22 करीब 8 साल बाद, तो 8 साल में इतना तो माइंड में क्लियर था कि हर बार ज़ीरो से स्टार्ट करना है। पर ये था कि सर 2 चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि जॉब सिक्योरिटी थी। एक होता है सर जॉब सिक्योरिटी, एक होता है जॉब सैटिस्फैक्शन। तो सर बस ये था कि बहुत कठिन था, हालाँकि मेरे घरवालों ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब एक बार भी मुझसे दूसरी बार ये नहीं पूछा कि क्यों? उन्हें भी पता था मन मेरा क्या है। बाकी उनको आप पर जितने भरोसा भी था कि हाँ, जो जितने भी ये लोग लड़का मेरे से करेगा, अच्छा हाँ, करेगा। जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मतलब जो पर्सनली मेरे से बहुत क्लोज़ली जुड़े हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल सवाल नहीं उठाया, बट फिर भी एक सोशल प्रेशर रहता है कि अरे यार! सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है ना? तो बस ये था कि जॉब सिक्योरिटी और जॉब सैटिस्फैक्शन में मुझे फ़ैसला करना था, तो मैंने जॉब सैटिस्फैक्शन, मुझे पढ़ाने में सैटिस्फैक्शन मिलता है, मज़ा आता है। मैं मतलब शायद एपीओ की क्या, मैं जजशिप भी शायद कोर्ट में बैठ के उतना इंटरेस्ट के साथ नहीं कर सकता, एक दिन भी। और मैं आप मान के चलिए मैं पूरे दिन पढ़ा सकता हूँ और पूरे दिन पढ़ा के ना मुझे मतलब अगर मैं पूरे दिन पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, तो फिर ना मुझे भूख लगेगी, ना प्यास, मैं पूरे दिन पढ़ाता रहूँगा। अगर टीचिंग का तो नशा होता है, नशा व्यसन है। होता है। जी, जी सर। तो अगर बिहार एपीओ आपने छोड़ दिया तो क्या आगे भविष्य में पीसीएस जे का, अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, आप एग्ज़ाम देंगे? और अगर देंगे और सिलेक्शन होता है, तो फिर भी आप टीचिंग को प्रेफ़रेंस देंगे या जजशिप जॉइन करने के बारे में सोच सकते हैं? इसका क्या है सर, लोअर जुडिशरी तो मैंने दिया हुआ है। हाँ। लोअर जुडिशरी में मेरा लगभग हो ही जाता, वो जो नहीं होना वो हो सकता है कि जुडिशरी में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जुडिशरी में हो जाता तो शायद छोड़ना मुश्किल होता, क्या पता मन बदल जाता। हाँ। हालाँकि ऐसा होता नहीं।
हायर जुडिशरी का तो है ना? चांस अभी भी बचा हायर है। जुडिशरी अब ये तो सर मतलब अगर कोई मुझसे रीज़न पूछता है कि अरे क्यों छोड़ दिया? तो जिन्हें मैं बहुत लंबी-चौड़ी गाथा नहीं बताना चाहता, उन्हें मैं यही बताता हूँ कि मैं हायर दूँगा। हाँ, ठीक बात है। हाँ, पर मेरा मन सर अगर मेरा पर्सनल मन मैं आपको बताऊँ, अब मेरा पर्सनल मन यही है कि मैं जीवन भर पढ़ाऊँ। बहुत बढ़िया बात है। ये और बात इन्होंने सही कही कि जिनको पढ़ाने का शौक होता है और जिनको पढ़ाने का नशा हो जाता है, तो वो बिना क्लासरूम के, बिना अपने बच्चों के, बिना टीचिंग किए उनका दिन और रात गुज़रता नहीं। मैं खुद उसका एक उदाहरण हूँ। इसलिए मैं इस सच्चाई को कबूल कर सकता हूँ, स्वीकार कर सकता हूँ कि अगर एक बार आपको पढ़ाने में मज़ा आने लगा, तो फिर आप दूसरा काम करने में वो आनंद नहीं उठा पाएँगे। हाँ, सर बच्चों बच्चों का अब बच्चे आते हैं, बच्चों को एप्रिसिएशन मिलता है। अब सिलेक्शन जब बच्चों के होते हैं, बहुत तो सैटिस्फैक्शन मिलता है, उससे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन नहीं तो मिलता कुछ है ही किसी नहीं। से। मतलब अगर आप किसी को जज बना रहे हैं, हुँ, कोई जज बन गया आपके यहाँ से, तो मेरे ख़्याल से उसके घरवालों को आपने सबसे बड़ी चीज़ दे दी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उसके घरवालों की खुशी, उस बच्चे की खुशी, तो उससे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मुझे नहीं लगता किसी चीज़ में है। और बाकी ये है कि मैं बहुत सालों से ये कर रहा हूँ, इस वजह से मेरा मन ऐसा हो गया है, तो इसका मैं कह नहीं सकता सर। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल बात सही है। देखिए, मैं 1998 से मैंने सिविल सर्विसेज़ में पढ़ाना शुरू किया। मुझे 28 साल हो गया आज। उसके पहले मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, अलग-अलग गवर्नमेंट जॉब्स में रहा। इत्तेफ़ाक से टीचिंग की फ़ील्ड में आया, एक लंबी कहानी अच्छा, है। लेकिन 98 से जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो उसके बाद मुझे जितना पढ़ाने में मज़ा आया, जितना सैटिस्फैक्शन मिला, और इस बीच 98 से 2026 के दौरान जितने मेरे आईएएस, पीसीएस और जुडिशियल सर्विसेज़ में बच्चे क्वालीफ़ाई किए, और जो 2000 के आस-पास क्वालीफ़ाई किए, अब वो 2026 तक आते-आते उनकी सर्विस सीनियर, वो ही 20-22 साल की सर्विस के हो चुके हैं। वो सही कहीं बात। डीआईजी हैं, आईजी हैं, कमिश्नर हैं या सीनियर जजशिप में हैं। तो वो जब आज भी मिलते हैं, तो वही मान-सम्मान, वही इज़्ज़त, वही बातचीत, वही पुराने दिनों की यादें। तो वो जो वाक़ई सुख और सर, संतोष मिलता है ना, कि इनकी सफलता में अगर आपका लेश मात्र ज़रा-सा भी अंशदान, योगदान है, तो वो संतुष्टि, वो संतुष्टि, सम्मान, वो जो आपको संतोष मिलता है, वो कहीं नहीं वो मिलता। कहीं नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपने देखा हमारा ये प्रोग्राम वार्ता का, हमारे अ लॉ ग्रेजुएट रह चुके, बिहार एपीओ क्वालिफाई करके छोड़ चुके, और टीचिंग के पैशन को आगे बढ़ाने, उसके जोश और जुनून को ले जाने के लिए पवन वार्ष्णेय के साथ देखते रहिए ये प्रोग्राम। जल्द ही हम लोग आ रहे हैं अपना जुडिशियल सर्विसेज का नया बैच लेकर के, पवन वार्ष्णेय के साथ, जो कि सितंबर फर्स्ट वीक में शुरू होगा, और आने वाले हर जुडिशियल सर्विसेज और एपीओ एग्जाम्स के लिए ये बैच एक्सक्लूसिवली इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगा। देखते रहें हमारा पॉडकास्ट वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।